हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम 12th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट्स के एक्सरसाइज पार्ट को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के बैक साइड में, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर। सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, चूज द मोस्ट करेक्ट आंसर। मतलब क्या है? देखो यहाँ पर ये जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शंस सारे करेक्ट हैं, लेकिन आपको क्या कह रहे हैं? मोस्ट करेक्ट। मोस्ट करेक्ट का मतलब क्या? जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर। ये वैसे तो आपको 1 मार्क के लिए आएगा, बट मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूँ कि एक्चुअली ये आपके टेक्स्ट बुक से कहाँ से लिया गया है। उसका मैं स्क्रीनशॉट भी राइट हैंड साइड में लगा दूंगा, आप रीड भी कर सकते हैं और आपको प्रूफ के तौर पर मिल भी जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं। सॉलिड दो टाइप के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन दिया गया है, ए एंड बी दोनों दिया गया है। थर्ड वाला आयोनिक एंड मेटालिक, तो थर्ड और फोर्थ को आप ध्यान मत दो, वो तो वैसे ही कट हो जाती है। आप ये दो में से आपको चूज करना है, क्या ए होगा या बी होगा। तो टेक्स्ट बुक के 1.3 जो आपको दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, आयोनिक सॉलिड जो आपको यहाँ पर थर्ड वाले में दिया है, कोवालेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। तो ये सी एंड डी ये आपको दिया गया है। आपका जो आंसर है वो है ए, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बहुत सारे लोग एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड यहाँ पर देखो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये क्लियर कट आंसर है। ठीक है, इस पर कोई भी दो राय नहीं है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आप सर्च भी करके देख सकते हैं, जस्ट आपको लिखना है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर, तो आपको आंसर मिल जाएगा, गूगल करके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये डिस्कस मैंने इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग आंसर बी देते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, बट वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए सेकंड वाले देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन राइट साइड में मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। यहाँ पर देखो, आपको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है प्योर एस आई, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड लाइन अगर आप यहाँ पर देखते हो तो देखो क्या दिया जा रहा है, एस आई और जीई। तो एस आई या जीई डॉप करेगा किसके साथ? ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ। अब वो कोई भी हो सकता है, पी, ए एस, एस बी और बी आई। तो यहाँ पर देखो, ये एस आई तो बता दिया, तो बी वाले ऑप्शन में क्या बताया जा रहा है, एस आई डोप विथ ए एस। तो यहाँ पर देखो डोपिंग किसके साथ हो रही है, पी, ए एस, एस बी और बी आई। तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में आपको वो मिल रहा है ए एस। उसके अलावा यहाँ पर जी ए भी नहीं है और आई एन भी नहीं है। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो ऑप्शन बी। समझा? अब आते हैं थर्ड वाले एमसीक्यू पर। इन फ्रैंकल डिफेक्ट, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए वाला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज्ड। सेकंड है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, बोथ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, ये सी वाला है। और डी वाला कहते हैं ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व। अब इसके लिए भी मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको स्क्रीनशॉट लगा कर रखा है, जो आप देख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट अकर इन आयोनिक कंपाउंड विद लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ये कब हो रहा है ये बताया जा रहा है, लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, द आयन ऑफ आयोनिक कंपाउंड मस्ट हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर। जब कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा तो उससे क्या होगा, जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो प्रिजर्व होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व। आइए फोर्थ वाला एमसीक्यू देखते हैं, इन क्रिस्टल लैटाइज फॉर्म्ड बाय बीसीसी यूनिट सेल द वॉइड वॉल्यूम इज। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने राइट हैंड साइड में लगा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको वॉइड वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, तो वॉइड का मतलब क्या होता है, जो खाली जगह है। तो खाली जगह यहाँ पर कितनी है, 32% इज एम्प्टी। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन सी। अब आइए फिफ्थ वाला देखते हैं, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी क्रिस्टल लैटाइज इज। कितना होता है? देखो उसके लिए भी मैंने राइट हैंड साइड में आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया है। ये बीसीसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8। तो यहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे, जो कि 8 है। अब आइए सिक्स्थ वाला एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए को अगर चेक करें तो क्या कह रहे हैं, 4 स्पीयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो राइट हैंड साइड में मैंने आपको इसका फिगर प्रोवाइड कर दिया है। ये है टेट्राहेड्रल वॉइड, होल भी उसी को कहते हैं, मतलब जो खाली जगह होती है उसको वॉइड कहते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर होल लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि 4 स्पीयर इन्वॉल्व होता है टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो टेट्रा का मतलब ही 4 होता है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए दिया है ये करेक्ट है।
हमें कौन सा सेलेक्ट करना है? जो करेक्ट नहीं है उसको सेलेक्ट करना है। तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब आइए सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी आपको जो दिया गया है, द सेंटर्स ऑफ स्फीयर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर एट द अपाइसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो इसके लिए भी मैंने राइट हैंड साइड में आपको फिगर प्रोवाइड कर दिया है। जो सेंटर का स्फीयर है वो अपने अपाइसेस पर है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन से, तो ये भी करेक्ट है जो आप फिगर में देख रहे हो। तो ये बी वाला ऑप्शन भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब आइए सी वाला ऑप्शन देखते हैं। इसमें आपको दिया जा रहा है, if the number of atoms is n, the number of octahedral void is 2n। तो क्या ये आंसर करेक्ट है? नहीं। जब भी ऑक्टाहेड्रल के लिए हम यूज करते हैं, अगर आपको n दिया है तो वहां पर भी आपको n ही मिलेगा, मतलब ये 2n हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है, बट एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या होता है, अगर यहाँ पर 1 है तो वो 1 ही होता है, अगर 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, अगर n है तो वहां पर 2n हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। देखो राइट हैंड साइड में मैंने उसका प्रूफ भी दिया है, क्या? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जितना आपको दिया जाएगा वॉइड उतना ही आपका नंबर ऑफ एटम होगा। एक है तो एक, दो है तो दो, एन दिया है तो एन ही होगा। एन का मतलब 1n ही होगा ना, अगर आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, एन अगर है तो यहाँ पर 2n होगा, तो ये रॉन्ग है। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। मतलब जो क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आपको करेक्ट वाला चूज नहीं करना है, तो उसके हिसाब से ये जो सी ऑप्शन है ये सही है। अब जो डी ऑप्शन दिया है उसको भी देख लो। यहाँ पर आपको दिया गया है, इफ द नंबर ऑफ एटम्स इज n/2, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज n। तो उसके लिए राइट हैंड साइड में मैंने आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया है। क्या दिया है, इफ n डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2n। तो यहाँ पर 2n दिया ही है। देखो ये एक्चुअली आपको दिया गया है n/2 इज इक्वल टू यहाँ पर n। तो अगर आप n की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2n ही हो जाएगी। यहाँ पर आपको 2n दिया है ना, अगर ये n इधर है, ये 2 अगर इधर चला जाएगा तो ये डिवीजन में राइट में जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा n के साथ। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, 2n। समझा? ये 2n देखकर कंफ्यूज नहीं होना। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो डिवीजन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है n/2 दिया है, और जो राइट हैंड साइड में मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ वहां पर 2n दिया है। ये डिवीजन में है और ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये तो किसी तरीके से मैच नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली अगर आप n/2 को n से कंपेयर करें, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ पर n/2 और यहाँ पर n, तो यही है वो केस। बराबर, मुझे n की वैल्यू निकालना है तो इस n को अकेले कर दूंगा, ये 2 को इधर फेंक दूंगा तो ये 2n हो जाएगा। तो ये वन एंड द सेम है। एक्चुअली फोर्थ वाला ऑप्शन डिस्कस भी नहीं करना है, बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट बता रहा हूँ। तो ये आपका करेक्ट आंसर सी होगा। स्क्रीनशॉट भी मैंने राइट हैंड साइड में प्रोवाइड कर दिया है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सेवेंथ वाले पर। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, कंपाउंड फॉर्म एच सी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, दो चीजें पूछी है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस इज रिस्पेक्टिवली। अब चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। तो अब एचसीपी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, उसमें आपको नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड फाइंड करना है, और 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस दिया गया है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी मोल की बात होगी तो वहां पर एवोगाड्रो नंबर यूज होगा। एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमेशा याद रखना है, जब भी मोल की बात होगी तो ये यूज होगा। पर मोल होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो। यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर सिर्फ आपको मोल दिया है। तो अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। 0.5 मोल, तो 0.5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 से। आप मल्टीप्लाई करो इसको, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 11। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1, 5 0 ज़ा 0, 0 प्लस 1, यहाँ पर 1, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, बाकी के सब तो 0 0 आ जाएंगे, 0 0 0 0। ठीक है, अब प्लस करोगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 1 0 3। कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 1 था, 2 3 4 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा इसका, 3.011 इंटू 10⁻23। तो अपनी जगह रहेगा, बिकॉज इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। ये हमें जो मिला है नंबर ऑफ आइटम्स 0.5 मोल के लिए, ये हमने पहला फाइंड किया ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, ऑप्शन अगर आप देखते हो तो पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें देखो, ए वाले ऑप्शन में आपको 3.011 इंटू 10⁻23 ये आपको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक ऑक्टाहेड्रल के लिए और एक टेट्राहेड्रल के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने फाइंड कर लिया। इसी से आपको यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब ये आपको फर्स्ट वाली चीज मिल गई है, सेकंड वाली चीज के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको अभी इसे थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपको ऑक्टाहेड्रल दिया जाएगा वहां पर अगर आपको n दिया है 1, तो यहाँ पर भी आपका 1 होगा। अगर यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर भी 2 होगा, मतलब नंबर ऑफ एटम। अगर आप यहाँ पर 3 लेते हैं तो यहाँ पर भी 3 होगा। लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है,
टेट्राहेड्रल के लिए 2n हो जाता है। तो अब हम फाइंड करेंगे टेट्राहेड्रल के लिए 2n, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स से। तो ये 2n मतलब 2 हो गया, n मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स आपको क्या मिला है 3.011 इंटू 10⁻23। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो इसको, तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना हम लोग। 2 3 जा 6, पॉइंट आ गया, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इंटू 10⁻23। तो देखो सेकंड वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻23, वो भी मिल गया है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका जो दिया गया है ए, वो करेक्ट है। ये इस तरीके से कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हाईलाइटिंग है वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी मोल की बात होगी वहां पर आप एवोगाड्रो नंबर यूज करेंगे। सेकंड, अगर आपको ऑक्टाहेड्रल दिया है तो वहां पर 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 यूज होगा। अगर आपको टेट्राहेड्रल दिया है तो वहां पर 2n हो जाएगा। मतलब जो टेट्राहेड्रल वॉइड अगर आपको फाइंड करना है तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझा? आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है। अब आते हैं लास्ट सेवेंथ वाले पर। इसमें आपको दिया गया है पीबी हैज एफसीसी स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ यूनिट 495 पीएम, ये मतलब पिकोमीटर। रेडियस ऑफ पीबी एटम इज, आपको रेडियस फाइंड करना है यानी आर फाइंड करना है। यहाँ पर ए आपको दिया गया है 495 पीएम, रेडियस आपको फाइंड करना है। जब आपको एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2। ये फॉर्मूलेज आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए और बहुत सिंपल है। बीसीसी एफसीसी एक बारी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ए का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है 495, टू को हम वैसे ही रखेंगे और √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41 बराबर। तो यहाँ पर अप साइड में आपको मिल रहा है 495 और डिनोमिनेटर में जब आप 2 को 1.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 2 1 जा 2, पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर रहने दो। तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके चेक करना है। ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है। मेन चीज मैंने आपको बता दी, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ए का वैल्यू आपको दिया गया है 2√2, कैसे आएगा, 2 अपनी जगह ही है, √2 का वैल्यू आपको 1.41 दिया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2.82 आएगा। अब आपको 495 को 2.82 से डिवाइड करके चेक करना है, तो आपको आंसर क्लियरली मिल जाएगा 175 पिकोमीटर। ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन 2 पर। आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस टाइप के पार्टिकल होते हैं ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और पार्टिकल्स, वो जो भी हो, कोई भी सॉलिड में हो, कौन कौन से होते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, देखो AIM, ए फॉर एटम्स, आई फॉर आयंस, एम फॉर मॉलिक्यूल्स। एम इतना याद रखना है, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। ए फॉर एटम, आई फॉर आयन, एम फॉर मॉलिक्यूल। कोई भी सॉलिड हो उसमें आपको ये 3 चीजें मिल सकती है, एटम आयन मॉलिक्यूल। याद रहेगा ना? जहां जहां पर रिक्वायर्ड होगा वहां पर मैं आपको शॉर्टकट भी प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ईजी और सिंपल करके समझा रहा हूँ। अब आ जाओ सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ पैकिंग यूज्ड बाय metals making the most efficient use of space and which make the least efficient use। मतलब आपको दोनों बताना है, मोस्ट एफिशिएंट भी बताना है और लीस्ट एफिशिएंट भी बताना है। 3 टाइप की पैकिंग है, आपको पता होगा ना। आंसर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। एफसीसी मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग है पार्टिकल्स के लिए और वहीं पर एससीसी जो है वो लीस्ट एफिशिएंट है, ये आपको बताना है। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 1 सेंटेंस और मैक्स टू मैक्स 2 सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ज्यादा लिखकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको डाउन में फिगर दिया गया है, तो ये पूछते हैं, क्लासिफाई करना है हमें कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है और कौन सा मेटल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं। जैसे हम मैथ्स वगैरह में करते थे 9 10th में, इसको हम ए, इसको बी एंड इसको सी प्रोवाइड कर देते हैं नेम। अब इसके हिसाब से आप लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिखेंगे पिक्चर ए रिप्रेजेंट्स मेटल कंडक्टर। अब बी वाला अगर आप ध्यान देते हो तो बी वाले पे देखो गैप थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है ना। तो पिक्चर बी जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है इंसुलेटर। और जो थर्ड वाला बच गया है वो क्या है, सेमीकंडक्टर, जिसका जो गैप है वो ना ज्यादा है और ना कम है, मीडियम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पिक्चर सी रिप्रेजेंट्स सेमीकंडक्टर। समझा? अगर आप नेमिंग नहीं करना चाहते एबीसी तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट, राइट और ये मिडल। लेफ्ट वाला आपका मेटल हो जाएगा, एम वाला जो है वो इंसुलेटर हो जाएगा मिडल वाला, और राइट साइड वाला जो है वो सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वाले पर।
बहुत सिंपल है, व्हाट इज यूनिट सेल? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। अब आते हैं फिफ्थ वाले पर। हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर चेंज विथ टेम्परेचर? वाई? तो आंसर हमने क्या लिखा है, देखो, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ये वाइस वर्सा, कि जैसे जैसे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। दोनों ही है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रहा है? number of electrons with sufficient energy so as to get promoted to conduction band increases and temperature rises। तो दो सेंटेंस हमने प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस जो येलो में आपको हाईलाइटेड है उसमें हमने बताया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, या मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जो रेड वाला मैंने हाईलाइट करके बताया वो रीजन है कि क्यों ऐसा हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब सफिशिएंट एनर्जी होती है उनके पास, वो प्रमोट हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में जब कभी भी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है। और जब टेम्परेचर डाउन होगा तब आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अब आते हैं सिक्स वाले क्वेश्चन पर। तो इसमें आपको लेबल करना है, क्या क्या लेबल करना है? वैलेंस बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड कौन सा है, और बैंड गैप क्या है। ठीक है, सिर्फ लेबल करने को कहा गया है, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं लिखना है। तो ये जो अपसाइड वाला है ये आपका है कंडक्शन बैंड। क्या है? बोलो सारे। कंडक्शन बैंड। ठीक है। ये जो गैप आपको दिख रहा है ये गैप को हम कहते हैं बैंड गैप। और ये जो लास्ट में आपको ब्लू वाला दिख रहा है इसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। बस इतना ही करना है, आपको लेबल करके बताना है बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सॉलिड इज हार्ड, ब्रिटल एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर, इट मेल्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट? मतलब यहाँ पर आपको ना क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें सॉलिड का टाइप बता रहे हैं, कैसा है सॉलिड है, हार्ड, ब्रिटल है, और उसकी एक स्पेशलिटी क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है वो। तो ये कौन से टाइप का सॉलिड है? तो ये है आयोनिक सॉलिड जो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब भी वो सॉलिड स्टेट में होंगे तब वो नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाउएवर हेंस गिवन सॉलिड इज एन आयोनिक सॉलिड, आप ऐसे कह सकते हैं। समझा? अब आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है टू प्रॉपर्टीज, मेंशन टू प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू बोथ HCP एंड CCP लेटाइस। तो दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है ये आपको बताना है। तो हमने आंसर लिखा है प्रॉपर्टीज कॉमन टू बोथ HCP and CCP are same coordination number of particles that is 12 and same packing efficiency 74%। ये दो प्रॉपर्टी इनके पास सेम है HCP और CCP में। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल इनका सेम है जो 12 है, और सेम पैकिंग एफिशिएंसी है 74%। बस इतना लिख दोगे तो काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बहुत इजी आंसर है, ध्यान से देखो। द सब्सटेंस कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो भी सब्सटेंस लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या बोला मैंने? अ सब्सटेंस कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसके कुछ एग्जांपल भी हमने डाउन में प्रोवाइड कर दिए हैं। कौन कौन से हैं? आप इसमें से तीन भी लिखोगे तो काफी है। ये सारे एग्जांपल हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। आयन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे स्ट्रांगली फेरोमैग्नेटिक हैं। आयन को देखो ना, जब भी आप कोई मेटल वाली चीज को देखो, आयन को अगर आप मैग्नेट लेकर जाते हो उसके पास, कितना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करता है उसको। वैसे ही निकल को देख लो, कोबाल्ट को देख लो। तो ये बेस्ट एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। है ना इजी?